गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लर्न विद रोज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो दोस्त चैनल तो मेरा देखते हैं लेकिन लाइक सब्सक्राइब नहीं करते, उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ये सब कुछ फ्री है। थैंक यू दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं इंग्लिश की क्लास में। हेलो। हेलो, कैन यू हियर मी? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, so today is 28th। आज हमने क्या पढ़ना है? रिवाइज। ओके, सो कल हमने 3 केसेस पढ़े थे। वोकेटिव केस, डेटिव केस, केस इन अ पोजीशन। ये तीनों क्लियर है या कोई डाउट है? क्लियर है। अब आप बताओ डेटिव केस क्या होता है? सर सर जब जब किसी वाक्य में हो। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। तो जब किसी वाक्य में हो ऑब्जेक्ट हम्म तो क्रिया के ठीक आने वाला। हम्म तो जब किसी वाक्य में हो तो ऑब्जेक्ट हो तो क्रिया के ठीक आने वाले। हाँ, क्रिया के ठीक बाद में आने वाला। आप पूरा बताओ ना, पूरा डिफिनेशन दो ना। डेटिव केस हम किस में कैसे समझते हैं? कौन सा वर्ड, कौन सा नाउन डेटिव केस में होगा, कैसे पकड़ेंगे? सर हम्म सही सही बता रहे थे, तुम सही बता रहे थे, दोबारा बताओ। जब हम्म तुम जो बता रहे थे सही बता रहे थे, दोबारा बताओ क्या बता रहे थे। जब किसी वाक्य में हो वाक्य में हो, क्या हो? ऑब्जेक्ट हम्म तो क्रिया के ठीक आने वाला। आपको लगता है आपने रट्टा मारा, लगता है समझ में नहीं आया आपको। जब किसी वाक्य में हो आने वाला, क्या आने वाला होगा? किसी वाक्य में सर क्या जो आने वाला है, बताओ। सर ऑब्जेक्ट। हाँ सर, वाक्य में ऑब्जेक्ट तो आता ही है। हाँ सर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम्म कहलाना है और उसे ही हम्म देखो डेटिव आपने केस।
हाँ समझ गया। आपने क्या किया है, लाइन बाय लाइन रटने का कोशिश किया है, और वो आपने हिंदी भी लिखा है तो गलत लिखी है। ऐसे रट रट के काम नहीं होता। रटना तब, रटने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको समझ के बोलना है। राम एक लड़का है मान लो, अब राम सब्जेक्ट है, इसमें रटने जैसी क्या बात है बताओ। अगर हम कोई बात बोलते हैं तो उसको रटने की ज़रूरत नहीं, उसको समझ के बोलने की ज़रूरत है। आप एक सेंटेंस में आने वाला हो, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है बताओ, बता सकते हो? सही जगह डायरेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको कहते हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? सर अगर सर दो सर सर दो नाउन अगर एक सर दो ऑब्जेक्ट एक साथ मिल गए सर, हम्म। तो उसमें सर हम इनडायरेक्ट कर सकते हैं सर, डायरेक्ट कर सकते तो अगर दो ऑब्जेक्ट है तो उसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन होता है? हैं सर, पहले वाला। हाँ, पहले वाला होता है। इसी बात को सिंपल बोलना है। किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में अगर दो ऑब्जेक्ट है, समझना, समझ के बोलोगे तो आपको आसान हो जाएगा। किसी भी सेंटेंस में अगर दो ऑब्जेक्ट है तो जो पहले वाला ऑब्जेक्ट है वो डेटिव केस में है। जब दो ऑब्जेक्ट होता है तो जो पहले वाला ऑब्जेक्ट होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, और जो बाद वाला ऑब्जेक्ट होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे कोई सब, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। कई बार ऑब्जेक्ट दो दो हो जाते हैं, दो ऑब्जेक्ट है मान लो, तो ये जो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, और ये जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। सिंपल है। तो जो इनडायरेक्ट वाला ऑब्जेक्ट होता है ये होता है डेटिव केस में, और ये वाला जो होता है ऑब्जेक्टिव केस में होता है। ये सिंपल फंडा, इसी बात को बोलना है कि अगर किसी सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो पहला वाला ऑब्जेक्ट डेटिव केस में होता है, दूसरा वाला ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में होता है। पहले वाले ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। क्लियर हुआ? कोई एग्जांपल दो। सर कोई भी राम एक एग्जांपल कील। है? सर राम एक कील। राम राम एक कील। एकील, स्पेलिंग बोलो। सर राम हंटर द बर्ड। हंटर है? हाँ सर। हंटर, राम हाँ सर, हंटर। द बर्ड। ओके, राम हंटर, उसके बाद द बर्ड। है सर द बर्ड। द बर्ड। राम हंटर द बर्ड, इसका क्या मतलब हुआ? हंटर मैंने क्या होता है? शिकारी। शिकारी। ओके, तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? शिकारी चिड़िया, राम, राम शिकारी चिड़िया। इसमें इसका मीनिंग तो सेंटेंस ही गलत हो गया। ऑब्जेक्ट तो बाद में देखोगे। इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट चाहिए ना। हाँ सर। ये राम हंटर क्या है, ये राम तो सब्जेक्ट हो गया और ये खुद नाउन है। वर्ब कहाँ है इस लाइन में? इस सेंटेंस में वर्ब कहाँ है? रट्टा मार के आए हो क्या? आप कोई ऐसा वाक्य बोलो ना जिसमें दो ऑब्जेक्ट हो। तुम कोई सिंपल सेंटेंस बताओ जिसमें एक ही ऑब्जेक्ट हो। सिंपल बताओ, कोई भी सेंटेंस बताओ, रट्टा वाला नहीं। कोई एक सिंपल सेंटेंस बोलो जिसमें सिंपल सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आता हो। आप पहले ये बनाओ, सब्जेक्ट आता हो, वर्ब आता हो, ऑब्जेक्ट आता हो, कोई भी एक सेंटेंस बताओ। द सर द गेम। हैं?
Sir, the give me rice. द Give me rice. द गिव मी Sir, G A B. जी ए कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है। दे गिव मी राइस। Rice. ये द का क्या मतलब होता है? द गिव का क्या मतलब है? देने वाला कौन है? द की मीनिंग क्या होती है? इसकी हिंदी में समझाओ, इसकी मीनिंग क्या है, क्या कहना चाह रहे हो? द गिव मी राइस, इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हो? हिंदी में कैसे बोलेंगे इसको? Sir, sorry, sir. He gave me rice was. ही, चलो ही गेव मी राइस, देखो दोबारा लिख देता हूँ। ही गेव, इसका मीनिंग क्या हुआ? Sir, समझे? है? सर उसने हाँ, उसने से ही माने उसने, ठीक है, वह, ठीक है, आगे। सर उसने मुझे चावल दिया। हाँ, गुड, ये तुमने सही बनाया। उसने मुझे चावल। चावल दिया। इसमें कितना ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्शन दो है सर। कौन कौन है? सर मी और राइस। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट वन, ये ऑब्जेक्ट टू हो गया। जो वर्ब है ये सब्जेक्ट है। हाँ, तो इसमें 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 ये कौन से केस में है? ये प्रोनाउन है, कौन से केस में है? सर ये किसमें सर? हैं? सर जो पहले आता है वो कौन से केस में होता है? जो सब्जेक्ट बनकर आता है वो कौन से केस में होता है? नॉमिनेट केस। ये नॉमिनेटिव केस हो गया, ये तो वर्ब भी हो गया। ये कौन से केस में जाएगा? सर ये ऑब्जेक्ट केस। और ये कौन से केस में जाएगा? ऑब्जेक्टिव। तो दोनों ऑब्जेक्टिव केस में जाएंगे। सर ये सर पहले पहले वाला सर इंडायरेक्ट केस में जाएगा। हाँ, पहले वाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, दूसरा वाला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये हाँ कौन सा सर। केस में जाएगा? इसका केस क्या होगा? जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो कौन से केस में होता है? सर डेटिव केस। हाँ, तो बोलो ना, ये डेटिव केस में है, ये ऑब्जेक्टिव केस में है। आप दोनों को ऑब्जेक्टिव केस बोल रहे हो। इस इसका थोड़ा और प्रैक्टिस करो, तुम्हारे अच्छे से क्लियर नहीं लगता है। कुछ पूछना है तो पूछो, बट प्रैक्टिस तो करो, पूछने पर सही तो बताओ। इतना बताने में आपके कितना टाइम लिया, कितना तकलीफ, कितना दिक्कत हुआ तुमको बताने में? बिल्कुल फटाफट होना चाहिए ना। क्या समझाने में क्या कमी है बताओ? कहाँ से किधर समझाऊँ, नहीं समझ में आ रहा तो? सिंपल सी बात है, किसी सेंटेंस में अगर दो ऑब्जेक्ट हैं तो पहला वाला ऑब्जेक्ट डेटिव केस है, दूसरा वाला ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस है, पहला नॉमिनेटिव केस है। और कोई क्लियर है? और बताऊँ एग्जाम्पल? ये क्लियर है आपको? सर ये क्लियर है सर। क्लियर है तो बताते क्यों नहीं हो? एक और एग्जाम्पल दो, एक और एग्जाम्पल दो। सर व्हाट। हम्म, बोलो, और दूसरा एग्जाम्पल दो इसी चीज़ का। सर व्हाट। हम्म, सर व्हाट मीनिंग से। नहीं, सवाल नहीं समझे आप मेरा? अब मेरे सवाल समझे मैं क्या मांग रहा हूँ?
सर एग्जाम्पल जो मैं बोला सर। हाँ, जैसे अभी एग्जाम्पल बनाया, ही गेव मी ए राइस, ही गेव मी राइस, ऐसा ही दूसरा एग्जाम्पल बताओ जिसमें दो दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए। सर इसका सर वर्ड में से नहीं सर, वर्ड में नहीं आया वर्ड नहीं आता आपको? नहीं सर। बताओ कौन से वर्ड का इंग्लिश चाहिए, मैं बता देता हूँ, बताओ आप कौन सा वर्ड बोलना चाह रहे हो जिसकी अंग्रेजी आपको नहीं आ रही है, वो मैं बता देता हूँ, बताओ। क्या कहना चाह रहे हो बताओ। आप हिंदी में बोलो, मैं उसको अंग्रेजी बना देता हूँ। सर जैसे मैं खाना खा रहा हूँ सर। हाँ, मैं खाना खाना खा रहा हूँ। इसमें कौन से वर्ड की इंग्लिश आपको नहीं आती है बताओ। मैं का अंग्रेजी मालूम हाँ सर। क्या होता है? माई हैं? सर माई मैं को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सर आई आई। ठीक है। खाना की अंग्रेजी मालूम? सर ईटिंग नहीं, इसमें दो चीज़ें हैं। जो क्रिया खाना है वो तो खा है, खा रहा हूँ। और जिसको जिसको खा रहा हूँ वो फूड हो गया। फूड माने भोजन। ठीक है। जो खाने वाला काम है उसको ईट होता है। और हूँ का अंग्रेजी एम होता है। अब बनाओ, आई एम ईटिंग फूड। आप ये कहना चाह रहे? आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ। मैं खाना खा रहा हूँ। ईटिंग माने खा रहा, ये फूड माने खाना कह लो, भोजन कह लो। इसमें सब्जेक्ट कौन है? एस। ऐसा हाँ एम ये भाग एम हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब ये है। ये दोनों वर्ब ही है। हम वर्ब में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल एम भी वर्ब है, ईटिंग भी वर्ब है। ईटिंग मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। फूड क्या है? ऑब्जेक्ट है। मैं खा रहा हूँ खाना, खाना क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। इसमें दो ऑब्जेक्ट तो आया ही नहीं। ठीक है। मुझे तो दो ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस चाहिए। हम्म। कैसे होगा? प्रैक्टिस नहीं करोगे, एक सेंटेंस नहीं बना पाओगे, नहीं बोल पाओगे एग्जाम्पल में, तो कैसे होगा? कैसे मैं मानूं कि तुमने समझ लिया? डेटिव केस का एग्जाम्पल मैंने और दिया था कि नहीं दिया था? देखो तुम्हारे सामने में कितना एग्जाम्पल दिया था मैंने। आप यही एग्जाम्पल बोल दो, कुछ तो बोलो। देखो ये डेटिव केस यहाँ पढ़ाया मैंने, इतना सारा एग्जाम्पल दिया। ही गेव मी राइस, ही गेव मी ए पेन, आई गेव माई चाइल्ड ए टॉय, ही गेव द बेगर ए रुपी। इतना सारा तो दे रखा है, इसी में से कोई बोल देते। कुछ तो बोलो ना। इसको पढ़ो, बोलो, बोलने की आदत डालो। ही गेव द बेगर ए रुपी, उसने भिखारी को 1 रुपया दे दिया। हम्म। ये वाला केस इन पोजिशन मालूम? केस इन पोजिशन हाँ सर। बताओ। कोशिश करो बताने का। सर वर्ड ही नहीं बना पा रहा हूँ सर।
बताओ कौन क्या से हो? हिंदी का वर्ड चाहिए। तो जो मैंने एग्जाम्पल दिया था वही बोल दो। जब आप नया नहीं बना पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, नया नहीं बन रहा है बाई चांस, तो वही वाला बोल दो। जब मैं 4 लाइनें लिखी थी उसी में से 2 सेंटेंस बोल दो। कहीं से तो लाओगे ना। कोई आपसे पूछेगा केस इंडिपोजिशन क्या समझते हो, तो पहले तो उसको समझाओ कि केस इंडिपोजिशन होता क्या है। जैसे एग्जाम्पल पूछे तो 4 लाइन मैंने दे रखी, उसमें 2 लाइन बोल दो, 1 लाइन बोल दो, कुछ तो बोलो। सर हमको फिर से रिवाइज कर दीजिए सर। हैं? सर फिर से हमको सर ये कर दीजिए, प्रैक्टिस कर कौन दीजिए। कौन सा केस ये इंडिपोजिशन? सर, सर हाँ सर, केस ऑफ पोजीशन सर, डेटिव और ये पॉकेटिव केस। वोकेटिव, डेटिव और फिर से रिवाइज कर दूं? चलो फिर हाँ से सर। रिवाइज कर लेते हैं। पहले वोकेटिव था ना। वोकेटिव किसको हाँ बोलते हैं, कुछ याद है? हाँ सर, पुराने, क्या है? सर पुकारने के लिए सर यूज हाँ किए थे। हाँ, पुकारने के लिए, यस। चलो मैं वोकेटिव पे ले आता हूँ। सर वर्ड में थोड़ा दिक्कत होता है सर, कोई वर्ड बात बनाने नहीं। में। वर्ड आपको नया नहीं बनाना है। फिलहाल अभी आपको नया नहीं बनाना है। जो आपका चल रहा है उसी से काम चला लो ना। मैं तो बहुत सारे लिख देता हूँ, इसी को रट लो चाहो तो। बट आराम से रटो। आप रट के ऐसे बोलते हो जैसे पता नहीं क्या याद कर रहे हो, दूसरे की भाषा याद कर रहे हो। इसको समझ समझ के जो 3 4 सेंटेंस है वही पट पट लिखने। रटने से नहीं होगा, अपने घर पे लिखने से होगा। बताता हूँ मैं आपको क्या बताया था। वोकेटिव केस कहाँ है? सर हाँ जी। सर कल का क्लास का सर जो डाल दिया गया ना सर। हैं? सर सर, कल जो क्लास हुआ था सर, हाँ यूट्यूब में वीडियो आ गया ना सर। हाँ, है डला हुआ है। बताता हूँ, पहले वोकेटिव केस निकालने दो मुझे। ये था वोकेटिव केस। चलो वही पढ़ता हूँ। कल कितना तारीख था? कल 27 तारीख था ना। ये देखो सारे डले हुए हैं। कल कितना तारीख था? वो मैं डेट डाल देता हूँ ना, कल 27 तारीख का देखोगे, 27 में मिल जाएगा। हाँ सर। ये सबसे ऊपर ही ये क्या है, 27 जनवरी। इंग्लिश लर्निंग, इंग्लिश सेशन 17 27 जनवरी। देखा? क्लियर है? 49 मिनट्स का हाँ सर। देख लिया? हाँ सर। मिल जाएगा, कोई नहीं है, क्लास तो होती है। चलो अब पढ़ते हैं, वोकेटिव केस पढ़ते हैं। हाँ सर। When calling of a person is indicated, the noun is called in vocative case. जब किसी व्यक्ति को बुलाने जैसा महसूस होता है तो उसको वोकेटिव केस में कहते हैं। जैसे हम किसी को बुलाते हैं ना, हेलो सर, गुड मॉर्निंग। यानी तो ये जब किसी पुकारने के को लिए है सर। बुलाओगे, हेलो सर कैसे हो, हेलो सर व्हाट इज़ द टाइम, हेलो सर नमस्ते, और राम इधर आना, ओ महेश इधर आना। ये बुलाने का काम हो गया कि नहीं हो गया? जैसे देखो, हेलो सर गुड मॉर्निंग, इसमें क्या हो गया, वो किसी केस में हो गया सर। हाँ सर। ये रमेश है, हाय रमेश हाउ आर यू। इसमें आपको क्या दिक्कत है बताओ मुझे, क्या कहाँ से समझाऊँ, कुछ बताओ। सर मुझे सर समझ आ गया सर। सर वर्ड वर्ड देने से सर ना सर हम हम्म। बोल सकते हैं सर। नहीं, मान लो आपको नया नया वर्ड नहीं बनाना है, मैं नहीं कह रहा नया वर्ड बनाओ, लेकिन जो ये दे रखे हैं इसी को समझ लो, इसी को या तो याद कर लो। जैसे आपको एग्जाम्पल देना है वोकेटिव केस का, तो आपने कहा
जब पुकारने के लिए इस्तेमाल होता है वोकेटिव केस में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, हाय रमेश, हाउ आर यू, ये तो बोल सकते हो। हाँ सर। ये तो लिखा हुआ है आपके सामने, तो 3 लिखा हुआ है तो कम से कम 3 ही बोलने लायक बनो, ज़्यादा मत बनो, कोई बात नहीं। ठीक ये है 3 सर। तो आप बोल ही सकते हो। हेलो सर, गुड हाँ सर। मॉर्निंग, इसमें सर जो है वोकेटिव केस में है। हाय रमेश, हाउ आर यू, इसमें रमेश जो है वोकेटिव केस में है। और राहुल, प्लीज़ हेल्प मी, इसमें राहुल जो है वोकेटिव केस में है, क्योंकि राहुल को पुकारने का काम हो रहा है। हाँ सर। क्लियर हुआ? हाँ सर। और इसमें और नहीं क्लियर है, और कोई एग्जांपल दूं क्या? नहीं सर, ये भोगली केस में तो आ गया सर। है? सर सर भोगली केस में तो सर हाँ, लास्ट है सर, कैसे ऑप्शन। ये समझ में आ गया वोकेटिव केस। हाँ सर। अच्छा, चलो अब दूसरे पे चलते हैं। डेटिव केस। डेटिव केस समझाऊं दोबारा? हाँ सर। डेटिव केस है जब किसी वाक्य में 2 ऑब्जेक्ट आते हैं। इसी बात को मैंने हिंदी में लिखा है। जब किसी वाक्य में 2 ऑब्जेक्ट हों तो क्रिया के ठीक बाद आने वाला ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, और उसे ही डेटिव केस में कहते हैं। यानी सिंपल भाषा में, किसी सब्जेक्ट में 2 ऑब्जेक्ट है तो पहले वाला ऑब्जेक्ट जो है वो डेटिव केस में है, बाद वाला ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में आता है। इसी बात को इंग्लिश में लिख दिया। कुछ अगर इंग्लिश रटने की कोशिश करोगे तो यही वाले रट के बोल सकते हो, आपको रेडीमेड इंग्लिश मिल जाएगा। नहीं भी समझ रहे हो तो कोई बात नहीं, इस लाइन को रट ही लोगे तो बोल पाओगे। When there are 2 objects in a sentence, then the object coming just after the verb के ठीक बाद आने वाला ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इन डेटिव केस। वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और वो डेटिव केस में होता है। इसी बात को हिंदी में लिख दिया, इंग्लिश में लिख दिया। ये तो लिखने को लिख दिया, समझाने के लिए तुम्हें समझ में आया कि नहीं ये बताओ। जाति बोलचाल की भाषा में समझा देता हूँ। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, ही गेव मी ए पेन। अब ही गेव मी ए पेन, तो ही देने वाला हो गया, गेव मैंने दिया, मी मैंने मुझे, और पेन मैंने एक कलम दिया उसने मुझे। तो इसमें 2 ऑब्जेक्ट हैं, मी भी ऑब्जेक्ट है, पेन भी ऑब्जेक्ट है। तो जो पहला वाला ऑब्जेक्ट है वो डेटिव केस में है, दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्टिव हाँ सर। केस में। इसमें और बताओ, मैं कैसे समझाऊँ, और उसमें क्या चीज़ नहीं समझ में आ रहा बताओ। कोई मीनिंग नहीं समझ में आ रही, कोई सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा, तो बताओ। सर यहाँ तक तो क्लियर है सर। सर हमको सिर्फ एक ही सर, अगर वर्ड देने से सर हम बना सकते हैं सर, बोल सकते हैं सर। हम्म, नहीं, मैं नहीं कह रहा आप नया वर्ड बनाओ। चलो अभी अभी आप उस लेवल पे नहीं हो कि नया खुद से सेंटेंस बना लो, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपसे मैं पढ़ाई के रूप में ही अगर मैं आपसे एग्जांपल पूछूं, तो व्हाट आई वांट, मैं चाहता हूं कि आप मुझे ये कम से कम मेरे पढ़ाए हुए वर्ड तो दे ही दो। आप ओके बोलो सर। जी ही गेव मी ए पेन, इसमें 2 ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने पढ़ाया आपको वापसी। मी में ऑब्जेक्ट हो गया, ये पेन ऑब्जेक्ट। दूसरा मुझे एग्जांपल दो, गेव मी राइस, उसने मुझे चावल दे दिया। आई गेव माई चाइल्ड ए टॉय, मैंने अपने बच्चे को एक खिलौना दे दिया। आगे क्या है, ही ही गेव द बेगर ए रुपी। ये 4 लाइन तो बोलो, 4 लाइन बहुत है एग्जाम्पल समझाने के लिए। आप नया सेंटेंस मत बनाओ, लेकिन ये तो बोलो। जब मैं पूछूं तो ये तो बोलने चाहिए, 2 ही लाइन बोलो, 3 लाइन बोलो, कुछ तो बोलो। ये लगेगा ना कि तुम्हारी समझ में आ गया और तुमने बता दिया। चलो नया नहीं बनाओ, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ सर। आप इसको कभी, इस पे तो मैंने बता ही दिया, इसको अपने कहीं किताब से या यूट्यूब से देखने की कोशिश करते हो? हाँ जो सर, चीज़, गूगल में दिखता है सर। हाँ गूगल मारो, यूट्यूब मारो, मैंने जो समझाया इसको एक तरफ कर लो, फिर उसको देखो वो कैसे समझा रहा है। तो एग्जाम्पल का डिफरेंस हो सकता है, बट आपको चीज़ पे मास्टरी हो जाएगी ना। अब क्या सीख सर रहे हो? गूगल में सर गूगल में जो देखते हैं सर वो अलग सा है। सर, हाँ, आपने जो हाँ, सर सिखाया सर ये अलग सा है। ठीक है।
तो उसका जो कोई, तो आप अगर कोई अलग मिलता है आपको तो मुझे ला के सामने रखो ना, हो सकता है वो भी वही चीज़ हो, दूसरे तरीके से बता रहा हो, क्योंकि सर गूगल डिफिनेशन। में सर गूगल में सर जो देखे हैं सर वो समझ में नहीं आता। सर आपने जो बता रहे हैं सर ये अच्छा, थोड़ा समझ में आता है। तो गूगल में नहीं समझ में आता, यूट्यूब में देखो, यूट्यूब में तो अच्छे से समझा देता है। इसी चीज़ को यूट्यूब में डालो, वो समझने की कोशिश करो, वो समझ में नहीं आता है। सर सर गूगल वाला तो नहीं समझ में नहीं आता। मैं लेकिन समझ सर गया। आप जो सिखाते हैं ना सर वही समझ आते मैं समझ गया, तो अगर गूगल में नहीं समझ में आता तो यूट्यूब में ट्राई किया, यूट्यूब में। नहीं सर। यूट्यूब में ट्राई करो, गूगल तो थोड़ा भारी भी होता है, वो अपने लिए इंग्लिश लिखता होगा, नहीं समझ में आता होगा। बट आप यूट्यूब पे देख लो, उसमें तो हिंदी में समझा देता है अच्छे से। उसमें लिखना हाँ सर। इंडेटिव केस किसको कहते हैं, कैसे समझते हैं, उसमें एक्सप्लेन करने, 2-3 वीडियो देखना। ओके। मतलब एक ना आपको एक आइडिया मिलेगा कि मैंने जो बताया, आपने जो समझा, और उसमें जो बता रहा है, तो क्या मैं और बेहतर तरीके से समझ सकता हूँ। फिर भी नहीं समझ में आ रहा, फिर अगले दिन आके पूछो, कोई टेंशन नहीं है। और अभी नया सेंटेंस नहीं बन पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जो 3-4 सेंटेंस मैं दे रहा हूँ वही बना दो, वही बता दो वापस। ठीक है। ठीक है सर। केस एनी पोजिशन, इसका मालूम, इसके बारे में बता सकते हो कुछ? नहीं कुछ सर ध्यान दो नहीं है? नाउन। हाँ। सर दो नाउन। हाँ, दो नाउन। दो नाउन, अब आगे तो कुछ तो बोलो, और तो आगे बोलो। दो नाउन तो आपने बता दिया, उसमें क्या क्या होना चाहिए? सर दो नाउन एक ही सेंटेंस में हो। हम्म, ठीक है, एक सेंटेंस में दो नाउन हो। फिर सर दोनों जो नाउन में। पहले हाँ बोलो। सर जो पहला वाला है हम्म, तो सही बोल रहे हो, बोलो। जो पहला वाला है वो। सर इसको थोड़ा समझा दीजिए सर। मैं पूरा समझा दूंगा, थोड़ा नहीं समझाऊंगा, मैं पूरा समझा दूंगा, कोई टेंशन नहीं। चलो पहले जो लिखा है उसी को समझा देता हूँ, पहले इसी को समझने की कोशिश करते हैं। When there are two nouns in a sentence and the second noun explains about the first noun, then the second noun is called case in a position of first noun. इसको हिंदी में लिखा है, जब किसी वाक्य में दो नाउन हो और दूसरा नाउन पहले नाउन का वर्णन करता हो, एक्सप्लेन करता हो, उसके बारे में बताता हो, तो दूसरे नाउन को पहले नाउन का केस इन ए पोजिशन कहा जाता है। पहले तो जो हिंदी में लिखे, चलो अंग्रेजी वाला लिखा हुआ आपको नहीं समझ में आया होगा, हो सकता है, पर जो हिंदी वाला लिखा है ये समझ में आया? हाँ नहीं आया? हिंदी में लिखा है कि किसी सेंटेंस में अगर दो नाउन, ठीक है, और दूसरा वाला नाउन पहले वाले नाउन के बारे में बता रहा है, वर्णन कर रहा है, तो तो उसको दूसरा वाला सर। नाउन पहले नाउन के लिए केस इन ए पोजिशन होता है। तो सिंपल है ना। हाँ सर। भाई मान लो आप हो, आपका नाम मान लो, एक कोई भी नाम है, अली है, रमेश है, कुछ भी है, तो आप तो किसी आदमी के लिए बेटा हो, किसी आदमी के लिए भाई हो, किसी आदमी के लिए जीजा हो, किसी के लिए साला हो, है ना। एक ही हाँ आदमी, सर। कई सारे उसका परिभाषा हो गया ना। हाँ सर। जैसे मान लो हम लोग बोलते हैं मोदी जी, तो मोदी जी तो उनका नाम हो गया। हाँ सर। लेकिन फिर हम बोलते हैं भारत के प्रधानमंत्री, तो दूसरा डिफिनेशन हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सर। मोदी जी बोलते हैं, वही मोदी जी किसी का भाई भी हो सकता है, हाँ वही सर। मोदी जी किसी का दोस्त भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? हाँ सर। तो जब हम कुछ किसी का नाम बोल के या किसी के बारे में बोल के जब उसके बारे में और ज़्यादा बताते हैं, तो उसी को तो केस इन पोजिशन कहते हैं। हाँ सर। हमारे सामने एग्जाम्पल है, रमेश कॉमा माई ब्रदर, रमेश जो मेरा भाई है, वेंट टू द मार्केट। अब तो अब कुछ इसमें कुछ क्लियर नहीं हुआ, दो दो नाउन है, रमेश ब्रदर, तो हाँ सर। रमेश, रमेश के बारे में बताया जा रहा है कि वह मेरा भाई है, यानी उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है।
तो जब एक्सप्लेनिंग हो रही है तो ब्रदर क्या हो गया, ब्रदर किसके बदले में आया है, राम के बदले में, रमेश के बदले में। तो ये केस इन पोजीशन हो गया। जैसे पहले दो दो ऑब्जेक्ट पढ़े डेटिव केस में, इसमें दो दो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, दो दो नाउन पढ़ रहे हैं। जब दो सब्जेक्ट हो और पहला सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट के स्थान पे आया, इन पोजीशन माने स्थान, उसके स्थान पे आया हो तो वह इन पोजीशन कहलाता है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, राम था किंग ऑफ अयोध्या, जो अयोध्या का राजा था। अब ये बात आ गई कि नहीं आ गई? जैसे राम की जगह मैंने मोदी जी लिख दिया, किंग ऑफ अयोध्या की जगह लिख दिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हो गया कि नहीं हो गया? यानी जब एक के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में एक्सप्लेन करते हो, उसके स्थान पे और कोई दूसरा शब्द लाते हो, वही इन पोजीशन। राम द किंग ऑफ अयोध्या किल्ड रावण, राम जो कि अयोध्या का राजा था, उसने रावण को मार दिया। तो राम इसमें क्या है, राम और अयोध्या, किंग ऑफ अयोध्या, तो दो दो नाउन हो गए ना। राम के ही तो बारे में बता रहा है किंग ऑफ अयोध्या। अब आपको कोई नया सेंटेंस नहीं बनाना आता है, यही बोल दो, राम द किंग ऑफ अयोध्या किल्ड रावण, यही बोल दो। कुछ तो आना चाहिए ना, आपसे कोई पूछेगा तो उसको कुछ नहीं बताओगे तो कैसे मानेगा, आपको समझ में आ गया? बात समझ में आ रही है? हाँ सर। आपको जब कोई चीज़ समझ में आई है तो उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा, सामने वाला तो ही मानेगा कि आपको कुछ आ गया, समझ में आ गया। इस केस इन पोजीशन में जैसे देखो, अब चार चार एग्जाम्पल तो मैंने दे रखे हैं, 1 2 3 4 5, पाँच पाँच एग्जाम्पल दे रखे हैं। ये पांचों ही रट लो, 5 सेंटेंस तो हो जाएगा तुम्हारे पास कम से कम बोलने के लिए, इसका मीनिंग भी आ जाएगा। देखो क्या लिखा है, तुलसीदास, तुम्हारा एग्जाम्पल है, देखो, अली ए रेजिडेंट ऑफ बंगाल इज माई स्टूडेंट। यह बंदा जो मेरा स्टूडेंट है, सॉरी जो यहाँ का रेजिडेंट है, वो मेरा स्टूडेंट। तो ये क्या हो गया, ये उसके बारे में बताया था। तुलसीदास ए ग्रेट सेंट, तुलसीदास जो थे ये एक महान संत थे, रोट द रामायण, उन्होंने रामायण लिख दिया। अब हो गया कि नहीं हो गया? इसके बदले में, तुलसीदास के बदले में ये बंदा आ गया ना, ग्रेट सेंट, यही हो गया किसी ने वजह से। इसमें किसी भी सेंटेंस में कौन सी चीज नहीं समझ में आ रही, बताओ उसे, कैसे एक्सप्लेन करूं आपको? जैसे सर तुलसीदास तो सर कौन हो गया सर, एक ग्रेट सेंट, तो इसमें ये हाँ आ गया सर। हाँ, तुलसीदास जो है, तुलसीदास के बारे में ही एक महान संत, एक महान संत कह रहा है कि तुलसीदास जो कि एक महान संत थे, रोट द रामायण, लिखा रामायण को। तो यहाँ पर रोट रामायण से मतलब नहीं है, मतलब यह है कि तुलसीदास को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक, यानी इसके बारे में जब एक्सप्लेन कर रहा है, इसके स्थान पे ये वर्ड बोल रहा है, तो ये इन पोजिशन है। ऐसे ये देखो, अली ए रेजिडेंट ऑफ बंगाल, बंगाल का एक बंदा है, तो इसके बारे में ही तो बता रहा है। जब एक के बारे में दूसरा शब्द बताया जाए, अब इसी का दूसरा एग्जाम्पल ले लो, जैसे मैंने लिखा मोदी जी पीएम ऑफ इंडिया, ठीक है, लिव्स इन दिल्ली। अब देखो, ये सब्जेक्ट और ये क्या है, इसी के बारे में तो है। इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी कहते हैं, इनलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को ही बढ़ा के बोल रहा है, इसी के बारे में बता रहा है। लिव से वर्ब हो गया, दिल्ली ऑब्जेक्ट हो गया,
तो मोदी जी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये क्या हो गया? समझ में आया? यानी जब सब्जेक्ट के बारे में ही कुछ लिखा जाए तो वह केस इन पोजीशन है। और कोई एग्जांपल दूं इसमें? ऐसे जैसे इसमें दो सब्जेक्ट है और इसी में इनलार्जमेंट है इसका, प्लस ठीक वर्ब है। है प्लस ऑब्जेक्ट है। रिवर्स में सर क्या होता है सर? एनलार्जमेंट, लार्ज होता है ना, हाँ लार्ज सर। बने क्या होता है मालूम? ऐसे अरे लार्ज साइज नहीं होता, लार्ज बने बड़ा। आप शर्ट पहनते हो, एक लार्ज ऐसे साइज होता है, मीडियम साइज होता है, स्मॉल साइज होता है। हाँ सर। लार्ज बने बड़ा, हाँ मीडियम बने मध्यम बीच का, स्मॉल बने छोटा, ये होता है ना साइज में। हाँ सर। तो लार्ज, इसी से ये तो इसी ये, ये तो हो गया एडजेक्टिव हो गया, इसी को एनलार्जमेंट कर दिया, नाउन बना दिया। एनलार्जमेंट माने विस्तार, विस्तार से बड़ा हो गया। समझ में? यानी जब किसी चीज को एनलार्ज किया जाता है, बहुत बड़ा बनाया जाता है, तो उसको एनलार्जमेंट कहते हैं। लार्ज से ही बना है, लार्ज बने बड़ा होता है, तो एनलार्जमेंट बने विस्तार से हो गया। समझ आया? हाँ सर। जैसे आपका ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी, फिर हम लिखते हैं द चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल इज फाइन। अच्छी है, मान लो हमने बनाया ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर बंगाल इज फाइन, वो अच्छे से है। अब इसमें क्या हुआ, ये नाउन हो गया, ये जो हो गया ये केस इन पोजीशन हो गया, इसके बदले में आ गया। समझ आया? ये जो पूरा का पूरा जो चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल है, ये इसी के बारे में बता रहा है, यह केस इन पोजीशन। समझ आया? हाँ सर। और कुछ बताऊं? आप इसको थोड़ा सा दोबारा पढ़ो। बढ़ने को क्या, मैं तो आज ही आगे बढ़ जाऊं। मैं चाहता हूं कि जितना भी पढ़ो थोड़ा कुछ देर तो तुम्हारे माइंड में रुके। हाँ सर। आपको जो है मुझे तीनों का एग्जाम्पल समझाना है, वोकेटिव केस, डेटिव केस और केस इन पोजीशन। आपको तीनों को मुझे एग्जाम्पल मतलब पहले तो समझाना है होता क्या है, फिर एग्जाम्पल्स भी देने हैं। वही एग्जाम्पल दे देना जो मैंने पढ़ा रखा है, नया मत बनाओ। कल मैं आपको होमवर्क दूंगा, होमवर्क में मैं कुछ सेंटेंसेस दूंगा, उसको आपको बना के लाना है कि कौन किस सेंटेंस में, कौन किस केस में। ठीक है? ठीक है। आज और कुछ पूछना है तो बताओ, ये तो उसी का रिवीजन हो गया जो कल हमने पढ़ा था। रिवाइज करने में कोई दिक्कत नहीं है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार समझो, कोई टेंशन नहीं है, बट उसको समझ लो एटलीस्ट। आगे ठीक कभी है। अपना देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या बात थी, क्या चीज़ था। ठीक है? ठीक है सर। चलो फिर कल मिलते हैं।
ठीक है जी, ठीक है सर। चलो बाय। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। ये सब कुछ फ्री है, मुझे मोटिवेशन मिलती है और नए वीडियो बनाने की। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।